प्यारे लाल सोनपुर गांव के एक बहुत बड़े जमींदार थे, जिनके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। कोई भी जरूरतमंद उनके पास से कभी खाली हाथ नहीं जाता था। लेकिन वो हमेशा एक बात से दुखी रहते थे कि काश उनकी पत्नी सरला जिंदा होती तो जीवन और भी अच्छा लगता। क्या हुआ पिताजी, आप आज बहुत उदास लग रहे हैं। अरे आपकी आंखों में तो आंसू भी है, क्या हुआ बताइए ना। कुछ नहीं बेटी, तेरी माँ की याद आ गई। जब वो जिंदा थी तो उसे तुम दोनों की शादी की बहुत चिंता थी। कहती थी मैं अपने दोनों बच्चों की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगी, पर ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। काश तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो मुझे तुम दोनों की शादी की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। पिताजी आप दुखी मत होइए, अगर आप ही दुखी होंगे तो हम दोनों का क्या होगा। नहीं बेटी, मैं दुखी नहीं होऊंगा। अभी तो मुझे तुम दोनों की शादी करनी है, अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी हैं। ये हुई ना बात मेरे प्यारे पिताजी। अच्छा बेटी, किशन नहीं दिख रहा सुबह से। पिताजी भैया बाहर है, आपको कुछ काम था क्या उनसे। हाँ, जरा बुलाओ उसे, मुझे उससे कुछ काम था। जी पिताजी, अभी बुला देती हूँ। भैया, ओ भैया, पिताजी आपको बुला रहे हैं। अभी आया बहन। बेटा किशन, कुछ दिन पहले सुंदरलाल जी की बड़ी बेटी की शादी थी। उन्होंने हमें भी निमंत्रण दिया था, पर मैं किसी कारणवश जा नहीं पाया और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। एक काम करो, तुम और किशोरी चले जाओ, वरना वो हमसे नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं पिताजी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो मैं आपके पास ही रहूंगी। भैया चले जाएंगे। ठीक है बहन, तुम पिताजी का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। किशन सुंदरलाल जी के यहाँ पहुँचता है। राम राम सुंदरलाल काका। राम राम बेटे, पर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। काका, मैं प्यारे लाल जमींदार का बेटा हूँ। पिताजी किसी कारणवश आ नहीं पाए तो उन्होंने मुझे भेज दिया। कहा जा, काका का निमंत्रण आया था, वरना वो गुस्सा हो जाएंगे और कहेंगे कि हमारे यहाँ से कोई नहीं आया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत अच्छे इंसान है प्यारे लाल जी। अरे बेटे, तुम बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर बैठो। बेटी सुनैना। जी पिताजी। बेटी पहुन आए हैं, पानी लाकर दो इन्हें। जी पिताजी। सुनैना किशन के लिए पानी लाती है। किशन सुनैना को जैसे ही देखता है वो उसे देखकर मोहित हो जाता है। लीजिए पानी। बेटे, ये मेरी छोटी बेटी सुनैना है। तुम्हारी माँ की गोदी में ये बहुत खेली है, बस अब तो उनका नाम ही रह गया है। खैर छोड़ो इन सब बातों को। तुम ये बताओ, किशोरी की शादी की कहीं बात चली? नहीं काका, अब आप तो जानते ही हैं, लोगों को सुंदरता चाहिए और हमारी दीदी ठहरी बदसूरत काली, भला कौन करेगा उनसे शादी। हाँ, ये बात तो सही है। चलो, जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही। बेटी, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, तू किशन को खाना पीना खिलाकर ही यहाँ से भेजना। जी पिताजी। सुंदरलाल खेतों की ओर निकल जाता है। वही सुनैना किशन की खूब खातिरदारी करती है। सुनैना, मुझे अब चलना चाहिए, शाम होने वाली है। ठीक है, आते रहना। अच्छा सुनो, कल नदी के पास वाले बगीचे में मिलना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। किशन अपने घर की ओर निकल जाता है। आज तो मुझे सुनैना से मिलने जाना है, जल्दी से तैयार हो जाता हूँ।
इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो आप? कहीं नहीं, बस खेतों तक जा रहा हूँ। खेत जाने के लिए इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? कुछ तो बात जरूर है। कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। ठीक है, चले जाओ, पर शाम होने से पहले आ जाना, ठीक है? ठीक है दीदी। किशन सुनैना से मिलने बगीचे की तरफ जाता है। आ गई तुम? कैसी हो? ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। कहो, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं भी सुनैना, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, पर अभी मेरी दीदी हैं। जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक मेरी भी शादी नहीं होगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है सुनैना, मैं अब चलता हूँ। सुनैना और किशन एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और जल्द से जल्द दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन जब तक किशोरी की शादी नहीं हो गई तब तक किशन की भी शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि किशोरी बड़ी थी। पर परेशानी ये थी कि किशोरी इतनी सुंदर नहीं थी और बहुत काली भी, तो जिससे उसकी शादी में परेशानी आ रही थी। एक दिन किशन, काफी समय बीत गया है, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। चलो हम शादी कर लेते हैं। पता नहीं तुम्हारे पिताजी को किशोरी दीदी के लिए लड़का कब मिलेगा। हाँ, मुझे भी नहीं लगता दीदी की शादी होगी भी। दोनों बिना बताए मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और अपने घर आ जाते हैं। ये क्या किया तूने? तुझे इतनी जल्दी थी शादी करने की कि तू ये भी भूल गया कि तेरी बड़ी बहन अभी घर में बैठी है। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। पिताजी, दीदी के लिए तो आप कितने सालों से लड़का देख रहे हैं, मिला क्या आज तक? नहीं ना, इसलिए मैंने सोचा मैं ही शादी कर लेता हूँ, बाद में दीदी के लिए रिश्ता देखता रहूंगा। मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी, निकल जा यहाँ से। किशन अपनी पत्नी सुनैना को लेकर सुनैना के घर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर प्यारे लाल चिंता कर करके बीमार हो जाता है। उसकी बेटी उसका बड़े से बड़े वैद्य से इलाज करवाती है, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं लगता। धीरे धीरे उसकी सारी धन संपत्ति इलाज में लग जाती है और फिर भी उसे कोई आराम नहीं लगता। बेटी, अब मेरी उम्र हो चली है, सारा पैसा तूने मेरे इलाज में पानी की तरह बहा दिया। बेटी, अब तू अपने भविष्य की सोच। तेरे जैसी बेटी पाकर मैं तो धन्य हो गया, पर अभी तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। मुझे तो चिंता इस बात की है कि मेरी बेटी की शादी होगी भी या नहीं। मेरी बेटी की किस्मत में भगवान ने जाने क्या लिखा है। आप दुखी मत होइए पिताजी, जो होगा अच्छा होगा। एक दिन किशोरी बैठी बैठी सोच रही थी, पिताजी को मेरी शादी की बहुत चिंता है। अगर मेरी शादी हो जाए तो पिताजी ठीक हो जाएंगे। और वो ऐसा सोचकर एक बहुत गरीब लड़के से शादी कर लेती है। लड़का था तो गरीब, लेकिन बहुत अच्छा और मेहनती था। पिताजी देखिए, मैंने शादी कर ली, अब तो आप खुश है ना? आप मेरे लिए बहुत बड़ा खानदान देख रहे थे ना पिताजी? जो किस्मत में होता है वही होता है। हम चाहे कुछ भी कर ले। राजीव जी बड़े खानदान से तो नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे इंसान है। हाँ बेटा, अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। खुश रहे हमेशा। कुछ दिन तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन प्यारे लाल की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। सुनिए जी, पिताजी के मृत्यु के बारे में भाई को कुछ नहीं पता। मैं सुबह ही जाकर भैया को बता आती हूँ। ठीक है किशोरी, जैसा तुम ठीक समझो। ये भिखारिन कहाँ अंदर घुसी चली आ रही है? मैं कोई भिखारिन नहीं हूँ, किशन मेरे भैया हैं। उनको बुला दीजिए, मुझे बहुत जरूरी सूचना देनी है उन्हें।
कोई भी ऐरा गैरा आकर बोलेगा कि मैं उसका फला फला हूँ तो क्या मैं मान लूंगा? किशन खिड़की से सब देख रहा था। वो मन ही मन सोचता है, अगर मैंने अपनी बहन के साथ कोई रिश्ता रखा तो लोग मेरा कितना मजाक बनाएंगे। कहेंगे मैं एक भिखारिन का भाई हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी बहन से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना ही पड़ेगा। नौकर किशोरी को वहां से भगा देता है। समय अब आगे बढ़ जाता है। कुछ पता ही नहीं चलता। किशोरी का अब एक बेटा था जो अब 17 साल का हो चुका था। वही किशन की भी एक बेटी थी जो शादी लायक हो चुकी थी। एक दिन मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे धूमधाम से करूंगा जिसे दुनिया देखती ही रह जाएगी। जी बिल्कुल, हमारी इकलौती बेटी जो है। अपनी बहन को छोड़ किशन सबको निमंत्रण देता है। जब ये खबर उसकी बहन को पता लगती है तब, सुनिए जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, क्या हुआ मुझे भी बताओ। मेरी भतीजी की शादी हो रही है और हमें चलना है। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। वो तो ठीक है भाग्यवान, पर एक बात बताओ, क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें शादी का निमंत्रण दिया है? आप भी ना, शादी वाला घर है, कहाँ याद रहता है। और मैं तो उनकी बहन हूँ, मुझे कैसे निमंत्रण की जरूरत है? देखो भाग्यवान, बिना निमंत्रण के मैं नहीं जा सकता और ना ही तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, आप यही दिन्नू के साथ रहिए, मैं अकेले चली जाऊंगी। मैं अपने भैया की एक लौती बहन हूँ। अगर मैं ही नहीं गई तो सारे नेक जो बुआ के होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, संभल कर जाना। मेरे पिताजी की दी हुई मेरे पास ये चेन ही एक आखिरी निशानी थी। मैं इसी को बेच देती हूँ। वैसे भी बहुत अमीर है मेरा भाई। अगर कुछ नहीं ले गई तो लोग बातें करेंगे। महंगे महंगे सामान लेकर जाऊंगी उन सभी के लिए। किशोरी चेन बेच देती है और कुछ कपड़े मिठाइयाँ लेकर भैया के घर की ओर चल देती है। अरे अरे, कहाँ अंदर चली जा रही है? आज मेरी भतीजी की शादी है, मुझे अंदर जाने दो। अच्छा, अपनी दशा देखी है, किसी भिखारिन से कम नहीं लग रही। और यहाँ तेरी कौन सी भतीजी हो गई? हाँ, देखो, जब तक तुम मेरे भाई को नहीं बुला देते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नौकर अंदर जाता है और किशन से सारी बातें बताता है। किशन बाहर आता है, जिसे देख किशोरी के आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। भैया, रामू काका, जरा अंदर जाकर मेहमानों को देखो। जी, पर ये भिखारिन। बोला ना, जाओ। किशन अपनी बहन का हाथ पकड़कर पीछे वाले कमरे में ले जाता है। दीदी, आप यहाँ कैसे? और आपको निमंत्रण किसने दिया? मुझे तो किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, पर सोचा मेरा भाई भूल गया होगा शादी के इतने सारे कामों में, इसलिए मैं आ गई। बहन, बहन, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर तू यहाँ आ गई। दूर दूर से कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरी बड़ी बहन हो तो कितनी बदनामी होगी मेरी। अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल किया होता। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे नहीं पता था मेरे यहाँ आने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचेगी। मैं तो बस अपने भैया की खुशी में शामिल होने आई थी। देखिए, अब आप यहाँ आ ही गई हैं तो इसी कमरे में रहिएगा, यहाँ से बाहर मत निकलिएगा। मैं नहीं चाहता कोई मुझे कहे कि मैं एक भिखारिन का भाई हूँ। तो मैं आपकी थाली इसी कमरे में भिजवा दूंगा। आप खाना खाकर अपने घर लौट जाना। ठीक है भैया, मैं सुबह होते इस घर से चली जाऊंगी। भैया, मैं बड़े प्यार से आपके भाभी और भतीजी के लिए कपड़े और मिठाइयाँ लाई थी। ये लीजिए, मेरी इतनी हैसियत तो नहीं कि आपके लिए कुछ महंगा लाऊं, पर मेरा छोटा सा तोहफा। किशन वो सारा सामान लेता है और बंद करके चला जाता है। किशन शादी में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे याद नहीं रहता उसने कमरे में अपनी बहन को इंतजार करने को कहा था। शादी पूरी हो जाती है और किशन अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन किशन को कुछ याद नहीं था। वहीं दूसरी ओर किशोरी की भूख प्यास से जान निकल रही थी। एक दिन और इस कमरे में रही तो भूख प्यास से मेरी जान ही निकल जाएगी। भैया, भैया, दरवाजा खोलिए भैया, मेरा गला सूख रहा है।
उसी दिन किशन की बेटी राधिका का फोन आता है। पिताजी, इनके खेतों की सारी फसलें जलकर राख हो गई है। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। हमारा बहुत नुकसान हो गया। यहाँ सब कह रहे हैं मैं मनहूस हूँ। आते ही सब बर्बाद कर दिया। मुझे घर से बाहर निकाल दिया है उन्होंने। आप जल्दी आइए, मुझे यहाँ से ले जाइए। हे भगवान, ये क्या हो गया? किस कर्म की सजा दे रहा है मुझे? तभी उसे याद आता है कि ये सब क्यों हुआ। वो भागता हुआ पीछे वाले कमरे में जाता है, जहाँ उसकी बहन भूख प्यास से तड़प रही होती है। दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो। दीदी, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। तभी मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। ना मैं आपके साथ ऐसा करता और ना ही मेरे साथ ऐसा होता। किशन अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था। उसने अपनी बड़ी बहन से माफी मांगी और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा भी किया।